हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब किसी रेजिस्टेंस से करंट जाता है तो वो हीट अप हो जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आप जानते भी हैं। बेटा कारण क्या है? कारण ये है कि जब करंट फ्लो करता है तो करंट किसकी वजह से होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। और जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमने आपको बताया था कि वो कोलाइड करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे आयंस के साथ, और अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं? लूज करते हैं। वही काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो डिसिपेट होता है हीट के फॉर्म में। इसीलिए कोई भी रेजिस्टेंस जब उसके थ्रू करंट आई जाता है तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम कहते क्या हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखने के लिए जो लॉ है वो होता है जिसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है ये लॉ? इस लॉ को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस, लेट अस से H हो गया हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो H क्या क्या चीजों पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, I स्क्वायर। ध्यान रखिए, करंट के ऊपर नहीं कर रहा, करंट के स्क्वायर के ऊपर कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब करंट अगर डबल हो गया तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? 4 गुना हो जाएगी ना, क्योंकि डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो पहला जो पार्ट है वो ये कहता है, और दूसरा पार्ट क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की वैल्यू R। एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों को कंबाइन कर देंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी I स्क्वायर RT। बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट रखना पड़ता है। उस कांस्टेंट को जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया तो उसकी वैल्यू 1 आई, तो I स्क्वायर RT डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गई। हीट बराबर करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम। तो पहला रिलेशनशिप आ गई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, ये रिलेशनशिप आ गई। आइए अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें आ गई। जैसे कि अब एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं, है ना, और ये देखते हैं ये एक रेजिस्टेंस हो गया जिसकी वैल्यू R हो गई। इसको हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया की के साथ, ये कुछ इस प्रकार से कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसमें जाने वाला करंट I है, तो वही बात हो गई। हीट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? I स्क्वायर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? R। और T बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, T है टाइम। मतलब टाइम जितना ज़्यादा होगा, नेचुरल सी बात है, हीट एनर्जी का लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा कि करंट कितने टाइम तक आपने फ्लो कराया, उसके हिसाब से हमारे पास ये भी सिचुएशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं क्या आता है। तो हमने यहाँ पे हीट बराबर निकाला I स्क्वायर RT के बराबर निकाला। ठीक, अब आपको पता है हीट अपॉन टाइम, तो कोई भी एनर्जी पर यूनिट टाइम देता है क्या बेटा? पावर देता है, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। तो पावर P बराबर किसके हो गया? I स्क्वायर R। बोलो बेटा, क्योंकि H अपॉन T तो पावर हो गया। तो ये हमारे पास पावर की रिलेशनशिप आ गई, जो कि सेकंड नंबर की रिलेशनशिप होती है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं फर्दर क्या होगा। आपको पता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो पावर बराबर किसकी हो गया बेटा? एक IR की जगह V लिख देंगे तो ये हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई I। तो ये हमारे पास पावर की थर्ड रिलेशनशिप, मतलब दूसरी रिलेशनशिप पावर की हो गई, सीक्वेंस में थर्ड रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, तो एक और रिलेशनशिप पावर की आ गई। कुछ नहीं किया, सिर्फ IR की जगह V रख दिया तो V इंटू I हो गया। फर्दर आप देखेंगे कि V
इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो बेटा आई बराबर किसके होगा, v अपॉन आर के। तो आई स्क्वायर बराबर किसके होगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। तो इसमें हम आई स्क्वायर की जगह ये रख देंगे। तो पावर बराबर आई स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो पावर इज ऑल्सो इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई, ये हमारे पास फोर्थ रिलेशनशिप आ गई। तो ये तीन रिलेशनशिप तो पावर की हो गई और एक रिलेशनशिप हमारे पास हीट की हो गई, जो कि हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से निकाला। अब हम इसको देखिए एनालिसिस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे देखिए पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना, ठीक। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, और यहां पे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, उल्टा हो गया। तो किस कंडीशन में डायरेक्टली लगाएंगे, किस में इनवर्सली लगाएंगे, सारा समस्या का खेल तो यही है। और इसी को अब हमें क्या करना है, स्टडी करना है कि कब हमें पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस लेना होता है और कब हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस लेना होगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में चल के डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए एक केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, सबसे पहला केस देखेंगे कि इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, कैसे, इन सीरीज। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे यदि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या सिचुएशन पावर की आएगी। सपोज कर लो ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमने दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया और इसको कुछ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस प्रकार से। इसको मान लीजिए R1 वैल्यू दे दी, इसको हमने R2 कह दिया, ठीक। और लेट अस से इसमें जाने वाला करंट I हो गया। की को प्लग इन कर दिया तो करंट I चला जाएगा। बेटा जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो आपको मैंने बताया था कि दोनों के थ्रू जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन, कैसे, सीरीज, देन करंट क्या होगा, विल बी सेम, है ना, थ्रू ईच। हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा। व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज देन करंट विल बी सेम थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हर एक के अक्रॉस जाने वाला करंट सेम होगा। तो चलिए P1 अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस का पावर कंजम्पशन है तो ये बराबर I स्क्वायर इंटू R1 होगा एज पर दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्क्वायर ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये पावर दे देगा। ऐसे ही इसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन, किसके अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, किसके बराबर होगा बेटा, I स्क्वायर R2 के, ठीक। तो यहाँ पे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो P1 अपॉन P2, I स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना जब डिवाइड करेंगे। तो बचेगा क्या, R1 अपॉन R2 बचेगा, यानी कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो कम पावर कंज्यूम करेगा। इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ड्स में, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज देन क्या होता है बेटा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। मतलब मीन्स क्या हो गया, हायर रेजिस्टेंस जो है, दोनों में बड़ा जो है, विल कंज्यूम मोर पावर, ज़्यादा पावर लेगा
ठीक है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये फर्स्ट केस हो गया कि यदि रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी कि करंट की वैल्यू जब सेम होगी तो पावर का कंजम्पशन आर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, केस नंबर 2 देखेंगे। क्या कहता है, व्हेन टू रेजिस्टेंस। बेटा 2 रेजिस्टेंस से हमने लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास 2 ही रेजिस्टेंस हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वैसे वैसे पावर कंजम्पशन होगा। तो व्हेन 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, कैसे बेटा, इन पैरेलल। अब की बार कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अब हम देख लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमने सेल के थ्रू पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और ये हमने की लगा दी। ठीक है बेटा, और इसको नाम दे दिया R1 और इसको नाम दे दिया R2। अब देखो जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो बेटा जो करंट I चलेगा वो 2 ब्रांचेस में चला गया ना, तो करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। आपको पता है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम होगा, उल्टा हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा करंट के फ्लो करने में, तो वहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू के हैं तो ये करंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कम करंट, जो कम रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ज़्यादा करंट। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल में क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम V वोल्टेज देखें तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही होगा ना। ठीक, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर P1 बराबर V स्क्वेयर अपॉन R1, ऐसे ही P2 बराबर हो जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R2। तो P1 अपॉन P2, बेटा जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो V स्क्वेयर और V स्क्वेयर कैंसिल हो गया ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऊपर हो जाएगा, यानी कि R2 बाई R1 हो गया। मतलब ये निकला कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई वो कम पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ही कम हो गई वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो सीधा सा फंडा यहाँ पे क्या हो गया, जब पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस हायर है, पावर कंजम्पशन कम है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। इसी को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन कनेक्टेड, कैसे, इन पैरेलल, है ना बेटा, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, है ना। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेसर विल बी दी पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन उस रेजिस्टेंस के क्रॉस उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये कंडीशन हो गई पैरेलल में। तो बेटा अब आपको पता चल गया कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R तब लगाएंगे जब सीरीज होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R तब लगाएंगे जब पैरेलल होगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, हमारे पास क्या आता है। अगले कंडीशंस में कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। अगली बात जो करेंगे वो बल्ब या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। बेटा आपके पास कोई भी घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते ही हैं, सबके घर में होते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वो बल्ब होता है, फ़ैन होता है ना, ट्यूबलाइट्स होती हैं, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलग होते हैं। तो बेटा होता क्या है कि अगर आप कभी मार्केट से बल्ब खरीदते हैं तो आप क्या कहते हैं,
भैया 100 वॉट का बल्ब देना या 200 वॉट का बल्ब देना। आजकल तो हमारे पास क्या आ रहा है, एलईडी बल्ब आ रहे हैं, तो उनकी वॉटेज बहुत कम होती है ना। तो मान लो हम ट्रेडिशनल बल्ब की बात कर रहे हैं, तो बल्ब जो हमको गिवन है, लेट अस से 2 बल्ब हैं, बल्ब ए और बल्ब बी, ठीक। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि मान लेते हैं 200 वोल्ट, वैसे तो 220 होता है लेकिन हम 200 वोल्ट मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। और बल्ब बी का भी 200 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया। अब ए का वोल्टेज 200 वॉट हो गया और बी का वोल्टेज क्या हो गया, 100 वॉट हो गया। ये बल्ब के ऊपर लिखा है। बेटा आपकी कॉमन सेंस भी यही कहती है कि 100 वॉट का बल्ब धीमा रोशनी देगा, 200 वॉट का बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, यही बात होती है। चलिए देखते हैं, हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं कि ए और बी का रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको पता है कि रेजिस्टेंस, आपको पता है पावर बराबर V²/R होता है, तो रेजिस्टेंस R बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V²/P। बोलो बेटा, तो इससे हम बल्ब ए का रेजिस्टेंस और बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाला किसका, ए का, और यहाँ पे बी का। तो आर ए बराबर V² पावर कंजम्पशन ऑफ ए, यही होगा। चलिए देखते हैं, V² कितना है बेटा, 200 इंटू 200 अपॉन पावर कंजम्पशन ऑफ ए 200 वॉट। तो बेटा 200 से 200 कैंसिल हो गया, तो आर ए आ गया 200 ओम्स आ गया, यही आ गया ना, ठीक। तो ए का रेजिस्टेंस 200 ओम आ गया। अब हम इसी प्रकार से बी का रेजिस्टेंस देखेंगे, आर बी ये हो जाएगा V²/PB। तो ये बराबर किसके हो गया, 200 इंटू 200 और पावर कंजम्पशन बी का 100 वॉट हो गया, तो नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस ऑफ बी आ गया 400 ओम्स आ गया। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ आ गई, मतलब जो हायर वोल्टेज का बल्ब था जैसे कि ए, उसका रेजिस्टेंस देखिए कम आया, और जो लोअर वोल्टेज था बी, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया। आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे जब 2 बल्ब का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिसका वोल्टेज जितना कम, पावर रेटिंग जितनी कम, उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख भी देंगे, चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा, बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पावर रेटिंग जो उसकी गिवन है, विल हैव लोअर रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका हायर वोल्टेज हुआ उसका रेजिस्टेंस कम होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि जिसका वोल्टेज लोअर हुआ उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। यही हमने देखा ना कि रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, जिसका वोल्टेज कम है। ठीक, क्लियर हो गई बात। आइए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बल्ब्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो पहला कनेक्शन, केस नंबर 1, व्हेन क्या लेंगे, ए एंड बी आर कनेक्टेड, कैसे, इन सीरीज। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। तो हमने ये बल्ब ले लिया, इसको हम बल्ब की नोटेशन दे देंगे, ये बल्ब ले लिया और इसको हमने कुछ बैटरी से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको बल्ब ए कह दिया, इसको बल्ब बी कह दिया।
ठीक, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। चलिए फिर से कंपैरिजन देखेंगे ए का और बी का। ए पे क्या था, 200 वोल्ट था और ए का पावर 200 वाट था और रेजिस्टेंस 200 ओम्स था। तो 200 वाट 200 ओम्स रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया और ये पावर हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे ही बी का 200 वोल्ट था, वोल्टेज 100 वाट, पावर थी और 400 ओम्स इसका रेजिस्टेंस था, है ना। अब आप देखिए दोनों बल्ब को कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में। तो जब हमको पता है कि सीरीज में, व्हेन इन सीरीज क्या होता है बेटा, सीरीज में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है कि नहीं होता है। यानी कि दोनों बल्ब में से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, 100 वाट वाले का। तो 100 वाट वाला ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा रोशनी देगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब दो बल्ब सीरीज में होते हैं तो 200 वाट वाला कम रोशनी देगा, 100 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 200 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम है। यही तो कंपैरिजन देख रहे हैं। तो व्हेन इन सीरीज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो हम कह देंगे बल्ब ऑफ लोअर वॉटेज, है ना, बल्ब ऑफ लोअर वॉटेज। जिसका वॉटेज कम है, विल ग्लो मोर, ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, देन क्या, बल्ब ऑफ हायर वॉटेज। जिस बल्ब का वॉटेज ज़्यादा हुआ वो धीमे जलेगा, धीमे ग्लो करेगा। बेटा ये सिचुएशन ध्यान रखना कब होगी, जब सीरीज में होगा। कंफ्यूज मत करिएगा, सिर्फ सीरीज की कंडीशन है जहाँ पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब हम दूसरा केस देखेंगे कि जब दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो केस नंबर 2, व्हेन बल्ब A and B are connected, कैसे, इन पैरेलल, है ना। जब दो बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब पैरेलल का अरेंजमेंट देख लेंगे। ये हमारे पास बल्ब हो गया, ये दो बल्ब हो गया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और अब कुछ ये इस तरह से पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक, फिर से वही कंपैरिजन करेंगे। अब आप देखिए क्या होगा। हमारे पास पैरेलल में पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इन पैरेलल होता है ना बेटा, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो इसका मतलब जो बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पावर कम कंज्यूम करेगा। तो यानी कि जो वोल्टेज था उसी वोल्टेज के हिसाब से वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज। तो जिसका हायर वोल्टेज होता है विल हैव क्या, लेसर रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, एंड हेंस रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज़्यादा होगा, हेंस विल ग्लो ब्राइटर, ज़्यादा तेज जलेगा। इसीलिए घरों में 200 वाट वाला बल्ब
200 के हिसाब से रोशनी देता है और 100 वाट वाला कम रोशनी देता है ना, क्योंकि घरों में कनेक्शन पैरेलल में होता है, इसीलिए हमारे पास जो रेटिंग होती है उसके हिसाब से रोशनी होती है। ठीक है, तो बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज विल हैव लेसर रेजिस्टेंस एंड हेल्स विल ग्लो ब्राइटर किसके देन बल्ब ऑफ लोअर वोल्टेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बल्ब से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो बेटा मैंने एक चीज़ देखी है, स्टडी करा है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए बल्ब का स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाया है कि बल्ब के मामले में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि बल्ब में जो वोल्टेज ज़्यादा दिखता है, रेटिंग ज़्यादा होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, पैरेलल में है तब तो ठीक है, हायर वोल्टेज का हायर के हिसाब से कंजम्पशन करेगा, लेकिन सीरीज़ के टाइम पे सावधान रहने की ज़रूरत है कि वहाँ पे लोअर वोल्टेज वाला बल्ब ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बताइए अगर सीरीज़ में दो बल्ब कनेक्टेड है, एक का ये वोल्टेज एक का ये वोल्टेज है, तो बताइए कौन ब्राइटली ग्लो करेगा। 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको पता चलना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन बेटा उसके पीछे थ्योरी छुपी होती है। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप थ्योरी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो मैं हमेशा यही बात पे स्ट्रेस करता हूँ कि थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ हम अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आता है। बेटा जैसा कि हम आपको हर एक टॉपिक के बाद कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, कारण है कि आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होती है। जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अब आपके सामने डिस्कस हो रही हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सप्लाई वायर। हमेशा ध्यान रखिए जो फिलामेंट है, जो बल्ब है या जो भी हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस सप्लाई वायर से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो फिलामेंट तो गर्म हो जाता है लेकिन सप्लाई वायर गर्म नहीं हो पाता। यदि उसका रेजिस्टेंस सप्लाई वायर से भी कम हो गया तो बेटा फिर आग लग जाएगी, उस कंडीशन में सप्लाई वायर जल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सप्लाई वायर है उसका काम सिर्फ करंट को सप्लाई करना है, खुद गर्म नहीं होना है। खुद किसको गर्म होना है? हीटिंग एलिमेंट को गर्म होना है। और हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? नाइक्रोम होता है, जो कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र, किसी भी के अंदर जहीं पे भी देखेंगे जहाँ पे कोई फिलामेंट होता है, टोस्टर भी होता है उसमें भी फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा गर्म हो जाता है। ये सारा किससे बनता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम निकिल क्रोमियम इसका एलॉय होता है। ठीक है, क्यों नाइक्रोम चूज करते हैं? देखो कारण भी लिखा हुआ है, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए वरना तो जल जाएगा ना बेटा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इनफैक्ट क्या है? फ्यूज़ वायर। वैसे तो अब आजकल फ्यूज़ वायर बहुत कम लगता है, लेकिन जो पहले फ्यूज़ वायर लगते थे वो क्या खासियत होती थी? वो टिन और लेड के एलॉय से बनता था। क्या खासियत होती है? इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा करंट जाएगा ये हीटअप होके जल जाएगा। भाई फ्यूज़ वायर का काम क्या है? खुद जल के बाकी कॉस्टली इक्विपमेंट्स को बचा लेता है, यही काम होता है ना। और वो तब होता है जब उसके थ्रू जाने वाला करंट एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वो खुद जल जाएगा और वो जल के कॉस्टली इक्विपमेंट्स को बचा लेता है।
तो बाद में आप देखिए आपका कहीं शॉर्ट सर्किट है या कहीं लोड ज़्यादा है तो आप उसको कम करिए और फ्यूज़ वायर को दोबारा लगा के उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट हीटिंग एलिमेंट का उल्टा होता है। तो बेटा ध्यान रखिए, कभी भी फ्यूज़ वायर को हीटर में नहीं लगाते और हीटर वायर को फ्यूज़ वायर में नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, कई बार घर में वायर पड़ी होती है, बिना सोचे समझे उसको फ्यूज़ में लगा देते हैं। नहीं, फ्यूज़ वायर अलग होती है, हीटिंग वायर अलग होती है। इसको यहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों का सिचुएशन डिफरेंट है। लो रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो दोनों वायर भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जानकारी है जो आप लोगों के साथ शेयर करी है। बल्ब फिलामेंट जो होता है, जो अब तो खैर हम एलईडी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा रोशनी के लिए, प्लस पावर कंजम्पशन भी उसका कम होता है क्योंकि उसकी सारी पावर लाइट को डिसिपेट देने में होती है। पहले क्या होता था, बल्ब होता था उसमें हीट अप होता था वो, और उसमें वायर टंगस्टन का होता था जिसका बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था, और उस कंडीशन में उसको एक इनर्ट गैस के अंदर रखते थे ताकि ऑक्साइड्स ना बन पाए, बल्ब ख़राब ना हो पाए, और ऐसी सिचुएशन में वो बल्ब जलता था और बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम भी करता था। लेकिन आजकल वो बल्ब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आजकल हम नॉर्मल एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हैं जिसके केस में 9 वॉट का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 वॉट का होता है और बहुत अच्छी रोशनी देता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड।